केशव जी, आपका न्यूज़ शीट उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराग जी। आगामी 5 राज्यों के चुनाव में आपकी बहुत व्यस्तता है और आपने लगभग हर राज्य में चुनाव प्रचार किया है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा क्या स्थिति होगी? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास हर हाल में बना रहेगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ यह कांग्रेस से हम लोग छीन रहे हैं। 3 राज्यों में तो मुझे लगता है पक्का कि हम 2023 के इस विधानसभा चुनाव में विजय यात्रा अर्थात लोकसभा चुनाव का जो सेमीफाइनल लोग कह रहे हैं, इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी, भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार जरूर बनाएगी। जहाँ तक तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने की मुझे सूचना है, संभावना है और स्थिति जो भी दिखाई दे रहा है। जैसे अभी यूपी का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो उसमें जैसे ही चुनाव दिखाई देता है तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में पता लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी सनातन धर्म में बोलने लगते हैं। अच्छा, भाजपा में रहते हैं तो ठीक रहते हैं, यहाँ के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया उनको, आपको कुछ महसूस होता है कभी? देखिए, उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का एक दबाव है और एक कहते हैं आधी छोड़ सही के धावे, दुई में हाथ एक ना आवे, एक ये गांव में कहावत है। श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वही श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने स्तर पे अगर उनको कुछ करना होता तो वो अपनी पार्टी बनाते। आज वो समाजवादी पार्टी के महासचिव के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का पालन करने के लिए विवश रहते हैं, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान भी देते रहते हैं, चर्चा में बने रहना चाहते हैं और इससे उत्तर प्रदेश की जनता पर समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का रास्ता साफ हो रहा है। तो जो सनातनी अपमान होता है स्वामी प्रसाद मौर्य का और अखिलेश का जो राजनीतिक ज्ञान है, तो ये लगता है कहीं मिलावट है, दोनों मिला नहीं करते? ये सपा की बीमारी है और सपा की बीमारी से प्रदेश की जनता ने 2014 में ही मुक्त करा दिया और 2017 में तो पूरी तरह से सपा से मुक्त करा दिया और 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वो 400 जीत रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत अपने साथियों के साथ प्राप्त करके सरकार बनाए हैं, सरकार चला रहे हैं और 2024 हम जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो जाति जनगणना का एक मुद्दा है जो लगता है कि आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा, आपको क्या लगता है इस विषय में? भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन जो जाति जनगणना की बात करते हैं, मांग करते हैं, वह सत्ता में रहते समय उनको कुछ याद नहीं आया। आज पिछड़ी जाति का एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, उनको पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं है। उनका एक लक्ष्य है ओबीसी का प्रधानमंत्री हटा दो देश से और इसके लिए सारे विरोधी एकजुट होकर के जाति जनगणना की केवल अपने चुनावी लाभ के लिए चुनावी सिगुफे के रूप में लेकर के आए हैं। उनका किसी जाति बिरादरी का भलाई का अगर विचार होता तो यह देश में सत्ता में थे जो आज मांग कर रहे हैं, प्रदेश में सत्ता में थे जो मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में नहीं है। तो ये जो पिछले वर्ग का वोट जो मिला लगातार भाजपा को मिलता रहा है पिछले चुनाव में, आगे क्या भी लगता है कि मिलेगा 24 में भी और आगे भी 24 में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं अगर वह सत्ता में नहीं रहे होते और यह वादा करते कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, तब तो उनकी बात पर लोग भरोसा करते। लेकिन जिनको सत्ता देश की आधी शताब्दी एक तरह से पूरी तरह से जिनके परिवार के पास थी, कम से कम 2 दशक जिनके पास उत्तर प्रदेश की सरकार थी, वह यह सोच रहे हैं कि हम इस प्रकार का भ्रमजाल फैला करके लोगों को भ्रमित कर लेंगे, तो वो गलतफहमी में है। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की त्रिवेणी भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगी। तो घोसी का उपचुनाव जो हुआ है उसमें अखिलेश बताते हैं कि पीडीए की बहुत बड़ी जीत है। देखिए, उपचुनाव 1-2 कोई हारना और कोई जीतना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीतते और अच्छा होता, नहीं जीत पाए इसकी समीक्षा कर रहे हैं और आगे समाजवादी पार्टी को धूल चटा देंगे, कमल का फूल खिला देंगे वहाँ पर। तो ओपी राजभर भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनका नाराज हैं या खुश हैं ये पता नहीं लगता। कोई नाराज नहीं है। उनको आप लोग सवाल पूछ करके कुछ बयान चला करके उनको उत्तेजित करते हैं, लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक जिम्मेदार राजनीतिक नेता हैं उत्तर प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और उनका पूरा सम्मान है। तो कब और उनका भविष्य भी उज्जवल है। कब आ रहे हैं मंत्रिमंडल में कुछ? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो बताएंगे, ये केशव प्रसाद मौर्य नहीं बता सकते।
ये आजम खां के पीछे पड़ी है सरकार, ऐसा समाजवादी पार्टी वाले बताते हैं कि बिल्कुल ही। देखिए, कानून अपना काम करता है और कानून को अपना काम करना चाहिए, और कानून अगर कोई कार्रवाई करे और किसी के खिलाफ कोई सबूत मिले और उस पर कोई कार्रवाई हो और उसको सरकार से जोड़ें, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें, तो ये गलत बात है। अगर जिस समय सत्ता में रहते हुए उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके गलत काम किए हैं और आज जांच करने में वो गलत काम खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो यही तो हम जनता से वादा करके आए थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो जो भी गड़बड़ियां हैं सपा सरकार के कार्यकाल की, केंद्र में कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल की, उनकी जांच कराएंगे। उनकी जांच करके अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और पुलिस कार्रवाई के बाद, प्रशासनिक कार्रवाई के बाद कोर्ट बैठा है, न्यायालय बैठा हुआ है, तो न्यायालय में जाइए। न्यायालय भी अगर नहीं छोड़ रहा है, नहीं माफ़ कर रहा है, न्यायालय नहीं जमानत दे रहा है, तो इसका मतलब जो सरकार की जांच है उसमें दम है, और जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई वह सही है। और राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक खड़ा करने के लिए अगर कोई दल, कोई नेता इस प्रकार की बयानबाजी करता है तो वो निरर्थक। इंडिया गठबंधन की बड़ी चर्चा है इस समय, कि लगता है जैसे सारी विपक्षी पार्टियां, सारे लोग, सारे प्रदेश से एकजुट होकर भाजपा। मैंने पहले ही बताया ना कि एक गरीब माँ बाप का बेटा, और वो भी ओबीसी से आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश का विकास, सर्वांगीण विकास, गरीब का भी विकास, मजदूर का भी विकास, किसान का भी विकास, महिला का सशक्तिकरण, नौजवानों का उज्जवल भविष्य और देश का उज्जवल भविष्य। मतलब एक ओबीसी समाज से आने वाले नेता के द्वारा देश की इतनी प्रगति की जाए, या कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं उनको सहन नहीं हो रहा है, इसके कारण से वह विरोध कर रहे हैं। और ओबीसी इस देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, तो हमारे साथ जो भाजपा का प्रचंड वोट बैंक है, दोनों को मिला करके 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। अर्थात 2014 से बड़ी विजय 2019 में, 2019 से बड़ी विजय 2024 में, और तीसरी बार मोदी सरकार। लेकिन अखिलेश जी तो पीडीए का बताते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को मिला के हम आपकी भाजपा की बात के खिलाफ लड़ने वाले हैं। ये तो हमारे खिलाफ 2014 से लड़ रहे हैं, सत्ता में रहते हुए लड़ रही है, सत्ता से बाहर रह करके लड़ रही है। न सत्ता में रहते हुए जीत पाए, न सत्ता से बाहर निकलने के बाद जीत पाए। और अब समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इनके जो वोट बैंक हैं सब लगभग कॉमन है, और वह कॉमन वोट बैंक के बाद भी उसके खिलाफ जो वोट बैंक है वो 60% से ज़्यादा है, और वह 60% से ज़्यादा वोट बैंक मोदी जी के साथ है। उनके नेतृत्व में जो काम हुआ उसको अपना समर्थन दे रहा है। 13 करोड़ से अधिक लोग देश में गरीबी से बाहर आए, 52 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक के खाते खुले, 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि अलग अलग योजनाओं में लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज करके ये साबित किया गया कि कांग्रेस 1 रुपया में से 15 पैसा भेजती थी, और भारतीय जनता पार्टी 30 लाख करोड़ में से पूरा 30 लाख करोड़ भेजती है। तो भ्रष्टाचार की अम्मा तो कांग्रेस है। तो अब चुनाव तो नज़दीक आ गया है, यूपी का जो लोकसभा चुनाव होगा, आपको क्या लगता है अब की भाजपा की कितनी सीटें आएंगी? हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, ये हमें विश्वास है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और वो एकजुट होकर के लड़ेगा तो भी उत्तर प्रदेश मोदी जी के साथ था, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेगा। और हम सब लोग पूरी ताकत से जनता के बीच में हैं, और हमारी डबल इंजन की सरकार के काम भी जनता की आंखों के सामने हैं, और उसके कारण से हमारा समर्थन निरंतर बढ़ रहा है। हमारी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, और उस मजबूती का परिणाम लोकसभा के चुनाव के उत्तर प्रदेश के पास तो अब लोकसभा ही 2024 है, विधानसभा तो 2027 में है, लेकिन 24 में हम निश्चित तौर से 14 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 73 सांसद से 80 सांसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप तो 73 से 80 कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी खुद 80 सीटें आ रही हैं। अखिलेश जी तो 60 2014 में कह रहे थे, 400 सीटें वो 300 पार वो 2017 में कह रहे थे, फिर 2019 में तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की जगह स्वयं प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, और फिर 2022 में तो वो 400 विधानसभा सीटें ही जीत करके सीधे सरकार ही बना रहे थे। लेकिन रिजल्ट क्या है, जनता समझती नहीं है क्या? किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्रदेश कोई सौंप देगा जिस व्यक्ति के हाथ में न प्रदेश सुरक्षित है, न प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं, न प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। तो यूपी में क्या लगता है कि कितनी सीटें एक्चुअल में 73 से 80 आएंगी? 73 हम 2014 में जीत चुके हैं, उसका हमें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। 7 सीटें हमें और बढ़ानी है 2014 से, और 2024 में वो 7 सीटें हम बढ़ा करके 80 के 80 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे अपने सहयोगी दलों के साथियों के साथ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 80 के 80 सांसदों का समर्थन मिले उत्तर प्रदेश की ओर से, ये हम लोगों का लक्ष्य है।
तो क्या मुद्दे होंगे, जो मेन मुद्दा क्या होगा जब चुनाव में देखिए, मुद्दा जाएंगे? तो विकास है, मुद्दा तो गरीब कल्याण है, मुद्दा महिला सशक्तिकरण है, मुद्दा भारत विश्व का शक्तिशाली देश बन रहा है। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, 3री अर्थव्यवस्था बनना है, यह लक्ष्य हमारे सामने है। G20 की इतनी बड़ी समिट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित हुई। उस आयोजन के बाद एक संदेश देश के हर नौजवान के मन में है, हर देशवासी के मन में है कि मोदी जी हैं तो देश का 3री अर्थव्यवस्था बनना मुमकिन है। मोदी जी हैं तो गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर ले आना मुमकिन है। मोदी जी हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना मुमकिन है। मोदी जी हैं तो गुंडागर्दी, आतंकवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण की ये घटिया राजनीति से देश को बाहर लाना मुमकिन है। मोदी जी हैं तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी मुमकिन है। तो ये मुद्दा भी होगा राम मंदिर का भी? देखिए, ये तो आस्था का विषय है, लेकिन मुद्दा अगर विपक्ष बना रहा है, अगर चुनावी हिंदू बन रहे हैं, चुनावी राम भक्त बन रहे हैं, चुनावी शिव भक्त बन रहे हैं और जनेऊधारी बता रहे हैं, जो 2014 के पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी कुंभ मेले में स्नान करने नहीं जाते थे, कभी भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे और हमारा सबका उपहास करते थे। मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। जब हम नारा लगाते थे तो वो हम लोगों का उपहास करते हुए कहते थे लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन 22 जनवरी 2024 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में देश के कोटि कोटि राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों की ओर से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा 550 साल बाद अयोध्या के उस स्थान पर जिसके लिए लाखों राम भक्तों ने मुगल शासन से भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी और कांग्रेस रूपी काले अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी और समाजवादी पार्टी राम भक्तों की दुश्मनों से भी लड़ाई लड़ी। लेकिन आज वह दृश्य हम सब लोग देख रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। अखिलेश ने आगरा से बनवाया, आप तो बहुत बनवा रहे हैं, बताते हैं दोनों की सरकारें चली गई एक्सप्रेस बनवा के, तो इसमें देखिए, सरकारें जाती कर्मों के कारण। आज देश के 80 करोड़ गरीबों को अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिल गया है, जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया है, 14 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन मिल गया है, जो कांग्रेस मतलब अंधेरा कायम हो और भारतीय जनता पार्टी आई मोदी जी के नेतृत्व में तो अंधेरा गायब हो, यानी उजाला कायम हो। तो आज हर घर तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन पहुंच रहा है। अनेक ऐसे काम हुए हैं जिनका वर्णन करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। गरीब आदमी है, बीमार है, उसके इलाज की सुविधा है, खाने की सुविधा है, घर की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, किसान सम्मान निधि की सुविधा है, महिला सशक्तिकरण की सुविधा है, नौजवानों को उज्ज्वल भविष्य की सुविधा है। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो 5 साल में जो राशन आपने 5 साल के लिए बढ़ाया है राशन, उसका कितना फ़ायदा मिलता है चुनाव? देखिए, वो फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। हमारी सरकार का लक्ष्य है देश में कोई भूखा ना रहे, और देश में कोई भूखा ना रहे तो उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई, उसका सब लोगों ने वेलकम किया और आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी ऐलान कर दिया है कि 5 साल आगे और हम निःशुल्क जो राशन की व्यवस्था है वो जारी रखने का काम करेंगे। अब इससे कांग्रेस को कैसे पसंद आएगा, सपा को कैसे पसंद आएगा, बसपा को कैसे पसंद आएगा? इनको तो लूट चाहिए। 100 रुपया में से 15 रुपया गरीब को और 85 रुपया इनके दलालों को, इनकी पार्टी के लोगों को चाहिए। तो एक आखिरी सवाल, चूँकि आपके पास समय बहुत कम है, कि चर्चा है कि आप आपकी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो ऐसी कोई नहीं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा, ये कोई विषय नहीं है। ये सब काल्पनिक दुनिया, जैसे अखबारों में आप मंत्रिपरिषद का विस्तार करवा दे रहे हैं, अखबारों में आप किसी को लोकसभा चुनाव लड़वा दे रहे हैं, तो ये अखबार और टीवी का विषय है। लेकिन वास्तविकता की धरातल पर अभी लोकसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर के सब पूरी पार्टी लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगी हुई है। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये टीवी डिबेट में भी नहीं तय होता है, ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं तय होता है, ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है, केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका कहना है कि जो भी तय करेगा आगे भविष्य के लिए मोदी सरकार बनाने के लिए वो उनको मान्य होगा और उसको पूरी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।